2. This question is from October November 2023, paper 3 variant 1. सवाल स्टार्ट करते हैं. ZZPLC has an accounting year end of 30 June. The following information for the year ended 30 June 2023 is available. On 1st July 2022 यानी कि ओपनिंग डेट के ऊपर लिखा हुआ है, द बैंक ओवरड्राफ्ट was $46,000 and there were 6,40,000 ordinary shares of $1 each in issue. तो ओपनिंग डेट का बैंक का बैलेंस जो कि ओवरड्राफ्ट में है वो गिवन है और शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन है. द नॉन करंट एसेट स्केड्यूल वाज एज फॉलोज. हमारे पास पूरा नॉन करंट एसेट का स्केड्यूल है. कैश फ्लो स्टेटमेंट के परस्पेक्टिव से हमारे लिए कौन सी फिगर्स इंपॉर्टेंट है? ओपनिंग बैलेंसेस कॉस्ट की गिवन है और फिर हमारे पास गिवन है कि हमने एक्विजिशन कितने की करी है. तो ड्यूरिंग द ईयर हमने $2 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है. इफ यू आर बाइंग नॉन करंट एसेट तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है और पैसे बिजनेस से जा रहे हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो. तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि -2 लाख बेसिकली इधर तो पॉजिटिव है, आपने खरीदा है स्केड्यूल के अंदर. लेकिन इफ वी टॉक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कैश फ्लोज तो यहाँ पे पैसा निकल के गया है एंड हमारे पास एक एसेट आया है, तो कैश की मूवमेंट आउटफ्लो है, नेगेटिव एलिमेंट है एंड इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. क्योंकि नॉन करंट एसेट को खरीदते वक्त जो पैसा जाता है या उसको बेचते हुए जो पैसा आता है दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. फिर आपने एक एसेट बेचा भी है. जो एसेट आपने बेचा है उसकी कॉस्ट तो 1,30,000 है, लेकिन डिस्पोजिंग ऑफ एसेट की कॉस्ट हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं होती. अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं. उस वक्त हमारे लिए जो ज्यादा चीज रेलेवेंट होती है वो होती है कि जो एसेट डिस्पोज हुआ है उसकी सेल प्रोसीड क्या है. तो सेल प्रोसीड अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आए तो यहां पे उसने आखिरी बात जो करी है, प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर $91,000. यानी कि वो एसेट जो कि ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी कॉस्ट तो $1,30,000 थी, लेकिन जितने पे वो डिस्पोज ऑफ हुआ है यानी उसकी सेल प्रोसीड जो है दैट इज $91,000. तो अगर नॉन करंट एसेट को बेच के कुछ पैसे आए हैं तो दैट विल अगेन बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. जिस तरीके से जब हमने नॉन करंट एसेट खरीदा था तो पैसे जा रहे थे तो मैंने कहा कि 2 लाख क्या है, इट इज एन आउटफ्लो. यहाँ पे एसेट बेचा है तो पैसे आ रहे हैं तो दैट 91,000 इज एन इनफ्लो. और दोनों ही क्योंकि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है तो दे विल बिकम पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. देन उसके बाद रिवैल्यूएशन का भी 2,30,000 हमारे पास यहाँ पे गिवन है. जिसका मतलब यह है कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमने अपवर्ड रिवैल्यू किया है बाय $2,30,000. कैश की तो कोई मूवमेंट नहीं हुई है यहाँ पे कि भाई अगर आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो ना कोई कैश आया है ना कोई कैश गया है. लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग अपवर्ड 2,30,000 से रिवैल्यू हुआ है. उसके बाद वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद डेप्रिसिएशन. आपको पता है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त जो डेप्रिसिएशन का चार्ज फॉर एयर होता है हम उसको एड बैक कराते हैं. तो चार्ज फॉर एयर दोनों एसेट्स का मिला के लैंड एंड बिल्डिंग का 5,000 हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी का 28,000 हुआ है. तो टोटल चार्ज फॉर एयर 33,000. उसको मैं क्या करा दूं, है इसका ये काम है कि भाई जो एसेट आपने बेचा है, जब आपको पता चला कि उसकी कॉस्ट 130 है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 52,000 है, तो 130,000 माइनस 52,000 मैं करूंगा तो मेरे पास जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी नेट बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी. 130 - 52 एसेट डिस्पोज ऑफ जो हुआ है उसकी नेट बुक वैल्यू आ रही है 78,000. ठीक है ना, क्योंकि डिस्पोजिंग एसेट की कॉस्ट 1,30,000 माइनस डिस्पोजिंग एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 52,000 दैट गिव्स मी 78,000. तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये नेट बुक वैल्यू है ऑफ एसेट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ. जिस एसेट को मैं डिस्पोज्ड ऑफ कर रहा हूँ उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, 78,000 है. और आपने इस एसेट को बेचा कितने का था, 91,000 का बेचा था. तो प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अगर कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपली 91,000 जो कि सेल प्रोसीड है इस एसेट की माइनस 78,000 जो कि इस एसेट की नेट बुक वैल्यू थी. सो 91 - 78 अगर मैं कर दूं सिंपली तो मेरे पास आ रहा है 13,000 विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, विच रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल. और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल को भी हम क्या कहते हैं कि इट इज अ नॉन कैश इनकम. तो इसको हमने क्या कराना होगा, प्रॉफिट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते वक्त प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल माइनस हो जाएगा. देन उसके बाद हमारे पास ओपनिंग नेटबुक वैल्यू क्लोजिंग नेटबुक वैल्यूज गिवन है और अगर एडजस्टमेंट 3 पे आप आ जाए हम तो फिर लिखा हुआ है द एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हैड बीन entirely funded
by an issue of ordinary shares at a premium of 0.25 per share which took place in August 2022। अब आप देखें आपने प्लांट एंड मशीनरी कितने का एक्वायर किया था, जो एडिशन यहाँ पे आपके पास गिवन है, एक्विजिशन जो प्लांट एंड मशीनरी की हुई है वो $200,000 की हुई है। और कह रहे हैं कि पूरा का पूरा $200,000 हमने एक शेयर इशू किया और वहां से पैसे रेज किए। और जो शेयर इशू किया है तो इट वाज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ $0.25। तो आपको उसमें ऊपर बताया हुआ था कि शेयर इशू साल के शुरू में 6,40,000 शेयर इशू हुए हुए हैं एट अ फेस वैल्यू ऑफ $1 ईच। तो अब आपने ये $2 लाख जो प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करने के लिए रेस किए थे, इसमें उसने कहा है कि आपने इसको इशू किया था एट अ प्रीमियम ऑफ 0.25। ये मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें, एट अ प्रीमियम ऑफ $0.25 पर शेयर। इसका मतलब यह है कि आपने ये $2 लाख जब रेस किए हैं, तो $2 लाख रेस करने के लिए जो पर शेयर आपने इशू किया है वो कितने का किया है, $1 का नहीं किया। 1 + 0.25 फेस वैल्यू प्लस 0.25 का प्रीमियम, आपने 1.25 पे एक शेयर को इशू किया है। तो जो अमाउंट रेज है वो 2 लाख है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर विच इज 1.25। तो मैं अगर दोनों को डिवाइड कर लूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1,60,000। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो $2 लाख आपने प्लांट इन मिले। तो 1,60,000 शेयर इशू करके $2 लाख आपको कैसे मिल गए, क्योंकि आपने जो शेयर इशू किया था वो प्रीमियम के ऊपर किया था। एज मेंशन दैट द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ $0.25। तो अब जरा यहाँ पे गौर करिएगा, पैसे तो $200,000 ही आए। तो इसका मतलब यह है कि जब आप कहीं शेयर इशू करके अगर अमाउंट रेज करते हो, तो जो आपकी अमाउंट रेज होती है फाइनेंसिंग करने के लिए, बेसिकली आपने एक नॉन करंट एसेट की फाइनेंसिंग करनी थी तो उसके लिए आपने शेयर इशू कर दिया, तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में वो जो 2 लाख जो बेसिकली पैसे रेज हुए हैं, इसको मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो सर ये 1,60,000 का जो काम है ये किधर आएगा, कि आपने निकाला ना कि 1,60,000 हमारे जो है वो न्यू शेयर्स इशू हुए हैं, तो उसको हम देखते हैं कि कहीं काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हमारा कंसर्न ये है कि कैश कितना रेज हुआ। तो कैश तो भाई आपका $200,000 का ही जो है वो इशू रेज हुआ है, एंड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थोड़ा सा उसके और आगे जाए तो फिर लिखा हुआ है अदर पेबल्स कंसिस्टेड ऑफ टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट पेबल। द लेजेस अकाउंट फॉर द ईयर वर एज फॉलोज। टैक्स का अकाउंट गिवन है और आपके पास इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट गिवन है, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं। और दोनों ही के लिए हमें पता है कि पाप वाले अकाउंट क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। और बहुत ही आसान उसने कर दिया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि भाई इंटरेस्ट और टैक्स के लिए दो अमाउंट्स होती हैं जिसकी डिफरेंशिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है इंटरेस्ट इनकर्ड और टैक्स इनकर्ड, जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाती है। और एक होता है इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट वाली अमाउंट है टैक्स की और इंटरेस्ट की, वो भी गिवन है। इंटरेस्ट की गिवन है $40,000 और टैक्स की गिवन है $52,000। ये वो अमाउंट है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी। और हमारे पास जो हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे किया है या टैक्स पे किया है वो भी गिवन है। हमने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया है 62,000 का। बैंक की अमाउंट जाहिर सी बात है यही रिप्रेजेंट करती है कि आपने टैक्स कितना पे किया है या आपने वो एक्सपेंस कितना पे किया है। और इंटरेस्ट पेबल के केस में बैंक की अमाउंट है 51,000, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपने ड्यूरिंग द ईयर 51,000 का इंटरेस्ट पे किया है। तो इसने यहाँ पे बड़ी आसानी कर दी, आपको बिना कोई पाप अकाउंट बनाए बिना कुछ किए दोनों फिगर सामने से निकल के आ गई। बस आपको अब ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट और लॉस वाली फिगर है टैक्स और इंटरेस्ट की, उसका क्या काम है, और जो आपके पास बैंक वाली फिगर है इंटरेस्ट की और टैक्स की, उसका क्या काम है। तो वो मैं आपको आपको वैसे पता ही है, हमने पिछले सवाल में भी देखा था कि हम जब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हैं, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए अगर लेट्स से इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट फॉर ईयर, और इस सवाल में भी हम प्रॉफिट फॉर ईयर से स्टार्ट करेंगे। क्यों सर प्रॉफिट फॉर ईयर से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गिवन ही वही है। अगर आप नीचे एडजस्टमेंट 7 पे आओ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज $1,18,000। तो अब प्रॉफिट फॉर ईयर से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में जाना है, तो दो एक्सपेंसेस ऐड बैक होंगे, पहला टैक्स का चार्ज, दूसरा इंटरेस्ट इनकर्ड। तो टैक्स का चार्ज जो इनकम स्टेटमेंट में रिटर्न है वो रिटर्न है 52,000, वो ऐड बैक हो जाएगा। और इंटरेस्ट इनकर्ड जो कि इनकम स्टेटमेंट में रिटर्न है 40,000, वो क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। तो आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर निकल कर
आ जाएगी। एंड जो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड की अमाउंट है वो तो फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त जाएगी। अ, एक मिनट दिएगा, अजान हो जाए फिर रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे हमने बात कर ली कि भाई प्रॉफिट फॉर ईयर के अंदर जो है वो हम दो चीजें ऐड बैक कराएंगे, यानी कि हमारा इंटरेस्ट इनकर्ड और टैक्स इनकर्ड, तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर निकल कर आ जाएगी। और उसके बाद अगर एडजस्टमेंट 5 पे आते हैं तो एडजस्टमेंट 5 पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज बाय $17,000 एंड $19,000 रिस्पेक्टिवली। ट्रेड पेबल्स डिक्रीज बाय $11,000। तो हमें पता है कि करंट एसेट का इंक्रीज लेस होता है और करंट लाइबिलिटी का जो इंक्रीज है वो ऐड हो जाता है। यही इन्होंने उसके इंक्रीज डिक्रीज बताया, मैं तो उसको हम ऐड लेस करा लेंगे। एंड फिर लिखा हुआ पार्शियल पेमेंट ऑफ 20,000 वॉज मेड ऑन द लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि आपने 20,000 का लॉन्ग टर्म लोन रीपे कर दिया है, उसकी पेमेंट कर दी है। तो दैट विल अगेन बिकम पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि अगर आप कोई पैसा रेस करते हो तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, अगर आप उस पैसे को जो जिसको रेस किया हुआ है अगर उसको रीपे कर देते हो तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। एंड लास्ट में उसका लिखा हुआ है ड्यूरिंग मे 2023 अ डिविडेंड ऑफ 0.08 पर शेयर वाज पेड ऑन ऑल शेयर्स इन इशू। तो जब आप डिविडेंड पे करते हो तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सवाल ये उठता है कि सर डिविडेंड पे कितना किया है, तो मैंने आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले एक वर्किंग करवाई थी। इसमें मैंने कहा था कि आपने शेयर्स जो इधर एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर हमने कहा था कि भाई हमने 2 लाख का जो ये खरीदा था प्लांट एंड मशीनरी, वी परचेजेस बाय डूइंग एंड शेयर इशू। तो शेयर इशू करके हमने 2 लाख रुपए रेस तो कर लिए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने कहा था वही 2 लाख आएगा। लेकिन फिर मैंने आपसे यहाँ वर्किंग कराई थी कि मैंने बोला कि यार ये भी पता लगा लेते हैं कि जो 2 लाख हमने रेस किए हैं वो $2 लाख रेस करने के लिए कितना नया शेयर इशू किया गया था। तो न्यू शेयर्स इशू हुए थे 1,60,000। ठीक है, और साल के शुरू में कितने शेयर्स थे, साल के शुरू में शेयर्स थे 6,40,000। तो अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि जो डिविडेंड दिया गया है ये मई 2023 में दिया गया है, यानी कि ये समझे अकाउंटिंग ईयर के एकदम आसपास 30 जून को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, आपने मई में डिविडेंड दिया, यानी कि साल खत्म होने से 1 महीना पहले आपने डिविडेंड दिया है। तो और जो शेयर इशू हुआ है, जो एक्विजिशन आपने करी है और उसको एक्विजिशन करने के लिए शेयर इशू किया था वो आपने अगस्त 2022 में ही कर दिया था। यानी कि जिस डेट पे आप ये डिविडेंड दे रहे हो मई 2023, उस वक्त तक ये 1,60,000 शेयर्स भी इशू हो चुके हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आपका ऑलरेडी था 6,40,000 शेयर्स का। आपने ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000 शेयर्स फर्दर इशू कर दिए। साल के एंड पे या मई जब आप डिविडेंड दे रहे हो तो आपके पास टोटल शेयर्स इन इशू 800,000 है। और आपने पर शेयर पे कितना डिविडेंड दिया है, 0.08 का डिविडेंड दिया है। तो 800,000 टाइम्स 0.08 कर देंगे तो हमारे पास जो हमने टोटल डिविडेंड पे किया है वो निकल के आ जाएगा 800,000 टाइम्स 0.08। ये मेरे पास निकल के आ रहा है जनाब कुछ $64,000। यस, $64,000 का हमने जो है वो डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया है, विच विल बिकम पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। खैर, तो ये सारी वर्किंग हमने कर ली है। अब उसने हमसे वही अपनी रिक्वायरमेंट मांगी कि भाई हमें क्या बना के दो, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर IAS 7 के फॉर्मेट पे हमें बनानी है। एंड IAS 7 के फॉर्मेट पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है इट इज डिवाइडेड इनटू मोर और लेस 3 to 4 सेक्शंस। इसमें सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आता है, देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है, एंड एट लास्ट जिसको आप सेपरेट सेक्शन भी काउंट कर सकते हो, कैश इन कैश इक्विवेलेंट दिखाना होता है कि भाई हमने पूरे साल में कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो किया। ओपनिंग कैश उसमें ऐड कराएंगे और क्लोजिंग कैश की फिगर निकल कर आ जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं ये हेडिंग डाल रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि मैंने आपको बताया इस केस पे हमारे पास गिवन भी है। एंड इट वॉज गिवन एज $1,18,000। तो उस $1,18,000 जो हमारा प्रॉफिट फॉर ईयर है उसके अंदर हम इंटरेस्ट इंकर्ड और टैक्स इंकर्ड, इंटरेस्ट इंकर्ड कितना था 40,000 और टैक्स इंकर्ड है 52,000। ये रहा टैक्स 52 और ये रहा इंटरेस्ट 40। तो दोनों को ऐड करा लेंगे, प्लस 52,000 प्लस 40,000। तो ये हमारे पास कुछ निकल के आएगा 118 प्लस 52 प्लस 40, ये आ रहा है 2,10,000। ये हमारा आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमारी स्टार्टिंग फिगर होती है। इसमें नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो हमारा जो सबसे
फेमस नॉन कैश एक्सपेंस है, दैट इज डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन का जो भी चार्ज फॉर ईयर होगा तमाम एसेट्स का मिला के, वो क्या हो जाएगा, वो एड बैक हो जाएगा। तो डिप्रिसिएशन का जो टोटल चार्ज था ड्यूरिंग द ईयर, चार्ज फॉर ईयर मैंने आपको बताया था, वो था 33,000 टोटल। 5,000 लैंड एंड बिल्डिंग का, 28,000 मशीनरी का, टोटल मिला के 33,000। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड डेप्रिसिएशन कर दिया। फिर हमारे पास एक नॉन कैश इनकम भी थी विच वॉज गेन ऑन डिस्पोजल। हमने जो एसेट बेचा था उसमें क्या किया था, गेन किया था। तो गेन ऑन डिस्पोजल को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होता तो वो भी वो ऐड हो जाता। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हमारा 13,000 का था, वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल के बाद अगर हम चलें तो हमारे पास और कौन से देख लेते हैं, कोई और नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम तो नहीं है। बट यस, हमारे पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल के अंदर मूवमेंट थी। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए थे। करंट एसेट्स का इंक्रीज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि उसको लेस कराना पड़ता है। तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमारे पास कितने का था, 17,000 का था। फिर हमारे पास जो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है वो भी लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने के थे, 19,000 के थे। एंड देन एट लास्ट हमारे पास था ट्रेड पेबल्स, जो कि डिक्रीज हो रहे थे। तो करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज क्या होगा, करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज माइनस होगा। करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज ऐड होता है, डिक्रीज माइनस होता है। तो यहाँ पे 11,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। डिक्रीज लेस, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। इन सबको अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करा लें तो आपके पास कौन सी फिगर निकल के आएगी, इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कराने के बाद आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगी। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम कर लेते हैं, 2,10,000 +33 -13 -17 -19 -11, ये हमारे पास कुछ आ रहा है, 1,83,000। ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में से दो चीजें माइनस होती हैं। एक होता है टैक्स पेड माइनस होता है, और दूसरा इंटरेस्ट पेड माइनस होता है। तो लेस टैक्स पेड, लेस इंटरेस्ट पेड। और जो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड हमने किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो हमारे पास जो उनके अकाउंट्स गिवन है उसमें मेंशन है। तो टैक्स हमने पे किया था कितने का, 62,000 का। तो 62,000 यहाँ से टैक्स पेड माइनस हो जाएगा। और हमने इंटरेस्ट पे किया था ड्यूरिंग द ईयर 51,000 का। तो 51,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 183 हमने निकाला था, 183 में से 62 माइनस कर देंगे और फिर 51 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 70,000 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल कर आ जाएगा। तो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका पहला सेक्शन जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का था वो बन गया। फिर सेकंड सेक्शन आपका क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, अगर कोई पैसे गए हैं या कोई पैसे आए हैं तो वो यहाँ मेंशन किए जाएंगे। तो हमने एक एसेट खरीदा था। जब आप एसेट खरीद रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो लेस परचेज ऑफ, आपने क्या करी थी, प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी, जो कि 2 लाख की आपने खरीदी है। तो ये पैसे गए हैं 2 लाख, तो 2 लाख क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। और आपने एक एसेट बेचा भी था, तो जो एसेट बेचा है उसको बेच के जो पैसे आए वो ऐड हो जाएंगे। तो आपके ये जो 91,000 का आपने जो एसेट बेचा था, यस यहाँ पे गिवन था, मैंने बता भी दिया था कि साइड में किस में इन्वेस्टिंग में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया था ये 2 लाख का आपने खरीदा है, तो ये अगेन खरीदते वक्त जो पैसे पे किए हैं, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। और फिर नीचे जब आपने एक एसेट बेचा तो बेच के जो उससे प्रोसीड्स रियलाइज करी हैं, दैट विल बी एन इनफ्लो। तो 91,000 बेसिकली आपका इनफ्लो है। दैट वुड बी सेल ऑफ मशीनरी। दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट, अच्छा इसमें दो ही एलिमेंट थे, तो दोनों को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कराएं तो हमारे पास ये कुछ 1,09,000 आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। -200,000 +91,000, दैट विल बी -109,000, एंड दिस रिप्रेजेंट्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
देन उसके बाद अब जो हमारा थर्ड सेक्शन है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जनाब सबसे पहले तो जो शेयर इशू करके पैसे रेज हुए थे $200,000, जो आपने एसेट जब खरीदना था तो उस एसेट के खरीदने के पैसे आपने शेयर इशू करके रेज किए थे। तो शेयर इशू करके आपका $2 लाख रेज हुआ था, तो पैसे आए थे बेसिकली शेयर इशू। शेयर इशू के बाद आपके पास आपने कुछ रीपेमेंट ऑफ लोन करी थी, और रीपेमेंट ऑफ लोन आपने कितने की करी थी? 20,000 की करी थी। तो ये 20,000 जा रहा है, रीपेमेंट का मतलब पैसे जा रहे हैं, तो लेस रीपेमेंट ऑफ लोन। लेस रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन के बाद आपने डिविडेंड भी पे किया था, दैट विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपने डिविडेंड कितने का पे किया था? 64,000 का डिविडेंड आपने पे किया था। 64,000 यहाँ से माइनस हो गया। इसके अलावा तो कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेरा नहीं ख्याल की हुई थी। ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो 2 लाख रेज हुआ है। देन तीनों चीज़ें जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड थी वो आई बिलीव हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो इसको भी अगर टोटल करें तो 20, 64, 84 माइनस हो रहा है 200,000 में से, तो दैट वुड बी $1,16,000। एंड दिस रिप्रेजेंट्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपका बेसिकली जो तीसरा सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट सेक्शन जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, विच इज नॉट लाइक एग्जैक्टली अ सेक्शन बट कैटेगराइज कर सकते हैं उसको भी एज अ सेक्शन। सो उसमें हम क्या करते हैं कि हमने तीनों जो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो भी पैसे रेज किए हैं या आउटफ्लो हुआ है उसका नेट निकालेंगे। यानी कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 70,000 रेज किया था तो 70, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपके 1,09,000 निकल गए थे तो 70 - 109, और फिर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो उसकी वजह से पैसे आए हैं। कितने पैसे आए हैं? 116। तो ये आपका टोटल बन रहा है कितना जनाब? $77,000, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कि इतना पैसा आपके इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपके बिजनेस के अंदर आया है। और नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर के अंदर अगर आप सिंपली जो है वो ऐड कर लें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो उसने हमें बताया हुआ था कि भाई साल के शुरू में तो हमारा ओवरड्राफ्ट चल रहा था। और ओवरड्राफ्ट भी कितने का चला था? ओवरड्राफ्ट चला था हमारा 46,000 का। ऑन 1 जुलाई 2023 द बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज 46,000। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट अब बेसिकली एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम 46,000 माइनस में लिखेंगे एंड अपेरेंटली हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो 77 -46, ये आपके पास आ रहा है 31,000 का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। कितने मार्क्स की थी? 17 गुड मार्क्स की ये कैश फ्लो स्टेटमेंट थी आपकी। और बहुत ही रिसेंट पेपर अक्टूबर नवंबर 2023 के पेपर में आई है। देन उसके बाद कहता है पार्ट बी में इट इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट बट इट इज रिलेटेड टू मोर जेनेरिक थिंग्स। जिसमें वो कह रहा है कि भाई डिस्कस हाउ शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू व्यू द चेंजेस इन द कंपनीज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो कह रहा है किस तरीके से वो उस कैपिटल एम्प्लॉयड को चेक करेंगे जो कि ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, और कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, योर आंसर शुड कंसीडर सेपरेटली ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो ये है कि भाई नॉन करंट लाइबिलिटी ठीक है, दैट इज वन थिंग, बट इक्विटी भी तो फर्दर डिवाइडेड होती है ना। इक्विटी डिवाइडेड होती है शेयर कैपिटल के अंदर, तो यहाँ पे हमारे ऑर्डनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा। और प्रीमियम बेसिकली ऑर्डनरी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, ये एक सेक्शन बन सकता है। फिर हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कुछ रिवैल्यूएशन भी हुई है। अगर आप रियलाइज करो हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कुछ अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी हुई है 2,30,000 की। तो रिवैल्यूएशन एक फिर सेपरेट एलिमेंट बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा साफ तरीके से लिख देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपका एक तो ये ऑर्डनरी शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम आ सकता है। दूसरा आपका इसके अंदर जो है वो रिवैल्यूएशन वाला एस्पेक्ट आ सकता है।
तीसरा इसके अंदर बेसिकली जो 7 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी हैं वो उनमें से आ सकते हैं। अब शेयर प्रीमियम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा पूरे सवाल में, क्योंकि उसका जिक्र नहीं है। सॉरी, मैंने शेयर प्रीमियम कह दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम का तो जिक्र है। शेयर प्रीमियम, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वो इकट्ठे डिस्कस हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन डिस्कस हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यहाँ पे कोई तस्करा नहीं है पूरे सवाल के अंदर, तो मैं उसको नहीं लेके आऊंगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व का था, मैं उसको ले आया। जनरल रिजर्व का कोई तस्करा नहीं है। एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व का कोई तस्करा नहीं है। तो जिन चीज़ों की बात नहीं हो रही मैं उनको नहीं लेके आऊंगा। अलबत्ता रिटेन एंडिंग वो तो जाहिर सी बात है, आपका प्रॉफिट्स उसका काम यहाँ पे हो रहा था। प्रॉफिट फॉर ईयर हमारे पास मौजूद था। डिविडेंड पेड वगैरह जो चीज़ उसको इम्पैक्ट करती है वो भी मौजूद थी। इसके अलावा और कोई ऐसी इक्विटी का एलिमेंट है जो कि हमारे पास मौजूद हो? कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर वैसे हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी भी इंक्लूड होता है, तो उस पर आपने लॉन्ग टर्म लोन की जो रीपेमेंट करी है वो भी यहाँ पे जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर भी मैं तस्करा कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं है। 7 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी में से बेसिकली 4 एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था उसका कोई डिस्कशन नहीं है। जनरल रिजर्व की कोई डिस्कशन नहीं है। एसेट प्लेसमेंट रिजर्व की कोई डिस्कशन नहीं है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इन चार चीजों के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो भाई आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्या हुआ है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमने देखा था ड्यूरिंग द ईयर बढ़ा है, और शेयर प्रीमियम क्योंकि जो आपने शेयर इशू किया था वो प्रीमियम पे किया था, तो आपका शेयर प्रीमियम भी बढ़ा है। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं कि भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, ordinary share capital and premium and share premium have increased. Share premium has increased during the year, which has been utilized, which has been utilized to increase, which has been utilized to increase asset base, which will, क्योंकि आपने उसमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, नॉन करंट एसेट खरीदा है, which will help in generating more revenue। क्योंकि नॉन करंट एसेट आपकी फिक्स रिसोर्स है, वो आपको लॉन्ग रन में ज्यादा पैसा कमाने में मदद करती है, विच विल हेल्प इन जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। ठीक है, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन पे बात कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स हैज लेड टू एन इंक्रीज। जब रिवैल्यूएशन होती है एसेट्स की वैल्यू ऊपर चली जाती है, हैज लेड टू एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बट दिस इंक्रीज इन वैल्यू, बट दिस इंक्रीज इन वैल्यू रिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है आपके एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ी है, बट दिस इंक्रीज इन वैल्यू does not help in, does not help in generating मोर इनकम। क्योंकि एसेट तो उतने ही रहे ना। आपकी एक बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग के अंदर 100 लोग काम कर रहे थे। अब उसी बिल्डिंग की अगर वैल्यू 2,30,000 से बढ़ गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपके 100 की जगह 200 लोग काम कर सकते हैं और वो आपको ज्यादा पैसे कमाने में मदद करेंगे। तो दैट विल नॉट हेल्प इन जनरेटिंग मोर इनकम। जबकि जो मशीनरी जो आप खरीदते हो और उसकी वजह से जब एसेट्स की वैल्यू के अंदर इंक्रीज होता है, तो एसेट्स बढ़ रहे हैं। अब आपकी रेट से एक बिल्डिंग 30 के बराबर में एक बिल्डिंग ले ली, तो आप वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयज को बिठा के ज्यादा काम करा के ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन सिर्फ एसेट की वैल्यू को बढ़ जाने से आपकी इनकम के अंदर डायरेक्टली कोई इजाफा नहीं होता। इंक्रीज इन वैल्यू डज नॉट हेल्प इन जनरेटिंग मोर इनकम। तो इंक्रीज इन नेट एसेट्स वैल्यू, इंक्रीज इन नेट एसेट्स वैल्यू में इंक्रीज दी व्हाट। जब आपके नेट एसेट्स बढ़ गए तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ गई ना। इस बात को समझे आपके, ठीक है जब रिवैल्यूएशन हुई आप ये कह रहे हो कि उसकी वजह से ज्यादा इनकम नहीं बन सकती, लेकिन एसेट्स की तो स्टिल वैल्यू बढ़ी है। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो आपके नेट एसेट्स बढ़ गए। नेट एसेट्स अगर कंपनी के बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे है भाई? सबसे बड़ा फायदा तो उसका ये है कि
आपकी जो मार्केट वैल्यूएशन जब होती है तो उसके अंदर किसी कंपनी के पास नेट एसेट्स कितने हैं वो बहुत गौर से देखे जाते हैं। तो अगर एक कंपनी के नेट एसेट ज्यादा हैं तो उसकी मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ जाएगी, और मार्केट के अंदर वैल्यूएशन कैसे बढ़ती है, आपकी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाती है। सो तो इंक्रीज इन नेट एसेट्स वैल्यू में इंक्रीज द मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन स्लैश शेयर प्राइस ऑफ कंपनी। अच्छा, ऊपर मैंने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट मिस कर दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए। जो हमने शेयर इशू किया था, वैसे अब वो खत्म हो गई है बात। शेयर इशू पे दो पॉइंट्स तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन शेयर इशू करने की वजह से एक डाइल्यूशन का एलिमेंट भी था जो मेरे ख्याल से मैं लिख सकता था वहां पे, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। तो वो बात भी आ सकती थी कि आपने 1,60,000 शेयर इशू किए तो उसकी वजह से शेयर होल्डर, भी उससे पूछा शेयर होल्डर कैसे देखेगा। तो शेयर होल्डर का ठीक है, एक नजरिया तो ये होगा यार माशाल्लाह चलो एक्सपेंशन हो रही है हमारे, इनकम बढ़ेगी, लेकिन दूसरा उसका क्या नजरिया होगा कि यार इन्होंने तो शेयर इशू करके हमारी ओनरशिप को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो यहाँ पे मैं ना इसको एडिशनल थोड़ा सा लिख रहा हूँ, दिस विल लीड टू डाइल्यूशन। रिवैल्यूएशन से पहले ही शेयर कैपिटल के लिए बात हो रही है, दिस विल लीड टू डाइल्यूशन। ठीक है ना, ताकि ये पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड बात हो गई, रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिलेटेड बात हो गई। रिटेन्ड अर्निंग्स पे आ जाते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितने का कमाया था। ड्यूरिंग द ईयर आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट फॉर ईयर 1,18,000 का आपका प्रॉफिट फॉर ईयर था, जबकि आपने डिविडेंड सिर्फ 64,000 का दिया था। सो कंपनी मेड अ गुड प्रॉफिट, कंपनी मेड, अच्छा पहले हेडिंग दे देते हैं क्योंकि ताकि पता रहे, उसने कहा है कि हर एलिमेंट को सेपरेटली डिस्कस करना है, ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम यहाँ पे रीटेन अर्निंग सेपरेटली लिख देते हैं ताकि पता हो कि भाई पहले हमने शेयर कैपिटल की बात करी यहाँ पे, देन हमने बात करी रिवैल्यूएशन के ऊपर, और अब हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर, रिटेन अर्निंग के ऊपर। रिटेन अर्निंग विल इंक्रीज, क्यों भाई क्यों इंक्रीज कर रहेंगी रिटेन अर्निंग, बिकॉज प्रॉफिट मेड, बिकॉज प्रॉफिट अर्न इज ग्रेटर देन डिविडेंड पेड, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो ज्यादा है बजाय उसके कि जो आपने डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड पेड का प्रोपोर्शन छोटा है और प्रॉफिट अर्न का प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा है। प्रॉफिट अर्न इज ग्रेटर देन डिविडेंड पेड, दिस में इंडिकेट दैट कंपनी इज, दैट कंपनी इज flowing back the profits, flowing back the profits into the business for expansion, into the business for future expansion। अच्छा, इसमें आपको बच्चा अगर ये बात भी लिखना चाहे, मैंने तो उसको पॉजिटिवली लिया है कि भाई उन्होंने अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा कमा के डिविडेंड कम पे किया तो वो हो सकता है एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ये लिखना चाहे कि भाई प्रॉफिट इतना कमाया हमें सिर्फ इतना दिया, तो शेयर होल्डर रियल ओनर ना, तो वो कहेगा कि यार तुमने 1,18,000 का प्रॉफिट पाया है और सिर्फ 50% हमें डिविडेंड में दिया है, बाकी तुमने नहीं दिया। तो उसको आप इस तरीके से भी रख सकते थे कि भाई डिविडेंड पेड जो है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है बजाय उसके कि जो हमें प्रॉफिट अर्न हुआ था उसके मुकाबले में मिलना चाहिए था। तो वो भी पॉइंट वैलिड है, क्योंकि शेयर होल्डर जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिवली सोचे, वो नेगेटिवली भी सोच सकता है। और इसीलिए मैंने ऊपर वो डाइल्यूशन वाली बात भी लिखी थी कि भाई एक तो ये है ना कि वो सोचे कि अर्निंग्स बढ़ेंगी, नया एसेट आ रहा है, दूसरा ये कि वो सोचे कि इससे मेरी ओनरशिप कंपनी ने डाइल्यूट कर दी। खैर लास्ट एलिमेंट जो था, नॉन करंट लाइबिलिटी हैव डिक्रीज्ड, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैव डिक्रीज्ड विच विल इंप्रूव द गियरिंग रेशियो, राइट, क्योंकि अगर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं तो आपका जो शेयर का पोर्शन है वो बढ़ गया, जो इक्विटी का पोर्शन है वो बढ़ गया, और नॉन करंट लाइबिलिटी का पोर्शन कम हो गया। हैव डिक्रीज विच विल इंप्रूव गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो एंड मे मेक द कंपनी, एंड मे मेक द कंपनी more attractive, may make the company more attractive in front of potential shareholders, in front of potential
शेयर। तो ये आपका जो है जनाब नॉन करंट लाइबिलिटी और फोर्थ एलिमेंट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड भी जो है वो पॉइंट बन गया। तो दैट वाज योर अक्टूबर नवंबर 2023 क्वेश्चन पेपर 3 वेरिएंट 1।